नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी लिटरेचर के पिछले वीडियो में हमने समझा था कि गोदान में पीढ़ी संघर्ष कैसा था, किस प्रकार से था, उसके बारे में समझा। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे गोदान डूबते हुए सामंतवाद और उभरते हुए पूंजीवाद की कहानी है। अब आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं गोदान में किस प्रकार का आदर्शवाद है, आदर्शवाद है या फिर यथार्थवाद है, एक तो ये समझेंगे। और अगर यथार्थवाद है तो वह किस प्रकार का यथार्थवाद है, मार्क्सवादी यथार्थवाद है या फिर समाजवादी यथार्थवाद है। इस सारे डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बताऊं कि यथार्थवाद क्या होता है। तो देखिए, यथार्थ का मतलब होता है सत्य, यथार्थ का मतलब होता है सत्य। और यथार्थवाद से तात्पर्य है कि यदि कोई रचनाकार किसी रचना को लिख रहा है तो वह अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। पहली चीज तो यह है, पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने का मतलब है कि वो केवल सत्य लिखेगा। यदि आप किसी खास विचारधारा के सपोर्टर हैं, मगर जब आप एक रचना लिख रहे हैं तो उस खास विचारधारा के सत्य को भी आप उद्घाटित करेंगे, संभव है कि वो सत्य आपके पक्ष में न हो, यानी कि उस विचारधारा में आप जो मान रहे हैं वो सही बात न हो, ऐसा भी हो सकता है। जॉर्ज लुकाच का एक कथन है यथार्थवाद के बारे में, वो समझिए। उन्होंने कहा था कि कोई लेखक या कोई रचनाकार जब अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कोई रचना करे और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के बाद वह जिस विचारधारा को मानता है उस विचारधारा पर भी निर्ममता पूर्वक कटाक्ष करे। मतलब आप किसी विचारधारा को मान रहे हैं और यदि उसमें कोई खामी है तो आप उसके बारे में भी लिखेंगे, तभी हम कहेंगे यथार्थवाद है, वरना आदर्शवाद है। आदर्शवाद में क्या होता है कि हृदय परिवर्तन हो जाए। जैसे अगर हम बात करें प्रेमचंद की कहानियों की, तो प्रेमचंद के शुरुआती समय की जो उनकी कहानियां रही हैं, उन कहानियों में अंत में आते आते एक हृदय परिवर्तन हो जाता था। जैसे आप याद करिए, उनकी कहानी है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी की कहानी अगर आप याद करेंगे, मैंने उसको बताया भी है, एक वीडियो भी था, मैंने बताया था। अगर आप उसमें देखें तो अंत में जो बड़ी बहू है वो अपने देवर को माफ़ कर देती है उसमें, और इस तरह से वो संयुक्त परिवार को टूटने से बचा लेती है। ये जो कहानी थी बड़े घर की बेटी, ये आदर्शवाद की जैसी कहानी थी। प्रेमचंद की जो यात्रा रही है वो आदर्शवाद से आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और फिर चरम यथार्थवाद की यात्रा रही है। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं गोदान की, जो कि एक उपन्यास है, और अगर बात करते हैं कफन नाम की कहानी की, तो यहाँ पर प्रेमचंद का चरम यथार्थवाद दिखता है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आदर्शवाद नहीं है, यहाँ पर क्या है, यथार्थवाद है। हालांकि छिटपुट जगहों पर आदर्शवाद भी आपको देखने को मिलेगा इस उपन्यास में, जैसे बिस्मालती का हृदय परिवर्तन हो जाना, या फिर मेहता और खन्ना के प्रसंग के बारे में अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ हृदय परिवर्तन हो रहा है ना पात्रों का, वहाँ आप कहेंगे कि क्या है, आदर्शवाद है। लेकिन ये कहानी, गोदान की जो कथा है, वह कथा पूरी तरह से यथार्थवाद कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, यथार्थवाद मतलब सत्य को उद्घाटित करना, निर्ममता पूर्वक अपनी उस विचारधारा पर भी कटाक्ष करना जिससे कि आप भले सहमत हो मगर उसमें कुछ गलत बात है, उसका विरोध करना, ये यथार्थवाद है। पूर्वाग्रहों से मुक्त लेखन ही यथार्थवाद है, ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए, गोदान के बारे में अगर हम बात करें तो गोदान का जो नायक है होरी, उसकी एकमात्र इच्छा शुरू में ही दिखाई गई है, जब कहानी शुरू होती है उसी समय कि वो एक गाय खरीदना चाहता है, और अंत होता है उस उपन्यास के अंत में वह बिना गाय के ही, गाय वो नहीं खरीद पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अंत में दिखाते हैं कि गोदान के लिए पंडित जी कह रहे हैं कि कहीं से गाय लाया जाए, और कुछ पैसे होते हैं जिसके आधार पर उसका गोदान कर दिया जाता है। तो इस पूरी कहानी में यदि आप केवल होरी के चरित्र को ही देख लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का यथार्थवाद है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट आपको नोट भी कराऊंगा किताब से, वो आप नोट करिएगा। जैसे कि सबसे पहले गोदान में यथार्थवाद में आप लिखिए, आप निर्मल वर्मा का कथन लिख लीजिए। निर्मल वर्मा ने कहा है कि गोदान में भारतीय किसान का वह अंधकारमय भविष्य चित्रित हुआ है जहां भारतीय किसान का किसानत्व संकट में पड़ गया है। ठीक है, यह आपने लिखा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कैसे गोदान में यथार्थवाद है। अब जब भी ये प्रश्न आपसे पूछे कि गोदान में यथार्थवाद, तो आप क्या लिखेंगे? आप याद रखिए कि कोई भी प्रश्न जब आप लिखेंगे तो उस उपन्यास से भी कथन आपको लेना पड़ेगा, जिस उपन्यास या जिस रचना के बारे में आप लिख रहे हैं। तो चलिए नोट करिए पहला पॉइंट। शुरुआत में
गोदान में यथार्थवाद उसके शुरुआती अंश से ही दिखाई देना शुरू कर देता है। कैसे? इसका उदाहरण देखिए, गोदान में एक स्टेटमेंट है, मैं पढ़ रहा हूं गोदान से। देखिए, जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कौन कह रहा है? होरी कह रहा है। किससे कह रहा है? धनिया से कह रहा है। अब देखिए क्या है, होरी और धनिया के 3 बच्चे पहले ही मर गए हैं, इलाज के अभाव में मर गए हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जब ये दोनों बात कर रहे हैं तो उस बात को यदि आप लिखेंगे अपने आंसर में तो आपका आंसर और ज़्यादा सपोर्टिव होगा, क्योंकि जीएस में तो हमारे पास डेटा है, फैक्ट है, ये सब डाल देते हैं। मगर जब हम बात करते हैं साहित्य की, हिंदी साहित्य की, तो आंसर कैसे लिखना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप सब पढ़ लें मगर आंसर ना लिख पाए तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है मेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं। धनिया का मन आज भी कहता है कि यदि उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसका मन बार बार विद्रोह करता है। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? ये कठिन परिस्थिति है और इस कठिन परिस्थिति में होरी की एकमात्र अभिलाषा है कि एक गाय कहीं से घर में आ जाए, जो कि अंत में भी नहीं हो पाती है। और इस कहानी के, इस उपन्यास के अंत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यथार्थवाद आपको दिखाई देगा। कैसे? तो प्रेमचंद लिखते हैं, होरी की दशा दिन दिन गिरती जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अंत में क्या होता है? वह उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? समझिएगा। बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो, हमेशा यही सोचता है। होरी कर्ज में भी डूबा हुआ है। जमींदारी के बारे में मैंने जब कथासार बताया था तो आपको वहाँ समझ में आया होगा कि राय साहब जो हैं वो ज़मींदार हैं। और इसके अलावा भी आपने देखा कि धर्म से संबंधित लोग जो हैं, पुरोहित वर्ग जो है वो भी शोषण कर रहा है। उसके अलावा स्त्रियों पर भी शोषण हो रहा है गोदान में। तो यहाँ पर यथार्थवाद हर तरह से देखने को हमें मिलता है। तो अंत में जब होरी कहता है कि कहा सुना माफ़ करना, अब यहीं तक साथ रहा, ये जब कहता है लास्ट में, तो यहाँ पर चरम यथार्थवाद है। कैसे चरम यथार्थवाद है समझिएगा। होरी जिसकी एकमात्र इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाती है। उस समय जब ये कहानी लिखी गई है, जब ये उपन्यास लिखा गया, 1936 का समय है। भारत ब्रिटिश सत्ता के अंदर है और उसके साथ साथ भारत में जमींदारी व्यवस्था जो है वो भी अपने पूरे चरम पर है। सामंतवाद का प्रभाव है, जो कि हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि कैसे वो डूब रहा है और कैसे पूंजीवाद का उदय हो रहा है। मगर इन तमाम के बावजूद अंत में होरी उस गाय के बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी अंतिम इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। अंतिम क्या, उसके जीवन की एकमात्र जो इच्छा थी, जो एक लालसा थी, वो यही थी। तो यहाँ पर तो हमें समझ में आता है। लेकिन क्या गोदान वास्तव में यथार्थवादी रचना है? इसको लेकर प्रश्न उठते रहे हैं। तो हालांकि हम कहेंगे कि हालांकि कहीं कहीं पर गोदान में आदर्शवाद भी हमें देखने को मिलता है। मिस मालती का जहाँ पे हृदय परिवर्तन होता है, तो हृदय परिवर्तन की बात जब आ रही है इसका मतलब है कि वहाँ पे आदर्शवाद है। तो मिस मालती का हृदय परिवर्तन, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं जो दूसरा पॉइंट है, जो गोबर का हृदय परिवर्तन। गोबर का हृदय परिवर्तन, अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा, पिछला वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। कैसे? देखिए, गोबर जो है वो पूंजीवाद का प्रतीक है, पूंजीवादी व्यवस्था, जबकि वो मिल में चला जाता है काम करने के लिए। और उसके बाद गोबर संयुक्त परिवार में विश्वास नहीं रखता है, वह एकल परिवार में विश्वास रखता है। मगर अंत में उसका हृदय परिवर्तन होता है और गोबर भी संयुक्त परिवार में विश्वास रखने लगता है। जब गोबर संयुक्त परिवार में विश्वास रख रहा है, इसका मतलब उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर आदर्शवाद दिखाई दिया। लेकिन ये जो छिटपुट आदर्शवाद पूरे गोदान में फैला हुआ है, ये कभी भी उस चरम यथार्थवाद से बड़ा नहीं हो सकता जिसका जीता जागता उदाहरण होरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस उत्तर को आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया जो बताना था, और कुछ पॉइंट मैंने नोट भी कराए हैं, निर्मल वर्मा का कथन भी नोट कराया है, उसके आधार पर आप इस उत्तर को लिख सकते थे। अब हम आते हैं आज के क्लास में। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि गोदान में जो यथार्थवाद है वो मार्क्सवादी यथार्थवाद है कि समाजवादी यथार्थवाद है। देखिए, मार्क्सवाद की मूल भावना जो है वो क्या है? मार्क्सवाद का जो प्रिंसिपल है, जो आप कह सकते हैं सिद्धांत है, वो ये है कि स्टेटलेस सोसाइटी, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, ये मार्क्सवाद कहता है। समाजवाद भी यही बात कहता है। मार्क्सवाद हिंसक क्रांति में भी विश्वास रखता है, लेकिन समाजवाद में ऐसी बात नहीं है। अब ये जो हिंसक क्रांति में विश्वास रखता है, तो आप देखिए कि मिल मजदूरों ने हड़ताल किया, तो ये मार्क्सवाद को दिखा रहा है। मिल मजदूरों के द्वारा हड़ताल करना मार्क्सवाद का उदाहरण है। लेकिन बाद में गोबर का स्वयं ही पद पाकर, पद मतलब थोड़ा बहुत पैसा पाने लग रहा है, तो गोबर खुद ही सूद पर पैसा चलाने लग रहा है।
तो जब गोबर एक मजदूर था, जब वो दबा कुचला हुआ था तो वह ऊपर उठना चाह रहा था, और जब वो थोड़ा सा ऊपर उठता है तो फिर वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा कि बुर्जुआ वर्ग करता है। तो इसका मतलब है कि गोबर का जो चरित्र परिवर्तन हो रहा है, गोबर में जो एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जब वो दबा था, जैसे ही उठा वो दूसरों को दबाने लगा। इसका मतलब है कि ये तो मार्क्सवाद का खंडन करता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मार्क्सवाद कमजोर होता है, लेकिन मार्क्सवाद यहाँ स्ट्रांग भी है। कैसे है, अब एक एक करके हम समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव कैसे है। कुछ पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इसी को मैं समझाऊंगा और आपको कुछ पॉइंट में नोट भी कराऊंगा, उसको आप लिखिएगा। कोई भी अच्छा उदाहरण लिखने के लिए, कोई भी अच्छा उत्तर लिखने के लिए उदाहरण की आवश्यकता होती है, और वो उदाहरण मैं आपको स्टेटमेंट बोलूँगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, मार्क्सवाद का मतलब आपको समझ में अब आ गया होगा, कई बार हमने इसका उल्लेख किया है। देखिए, मार्क्सवाद जो है उसका धर्म में विश्वास नहीं है। मार्क्सवाद धर्म में विश्वास नहीं करता है। वो मानता है कि धर्म वह उपकरण है जो शोषक वर्ग शोषण करने के लिए प्रयोग करता है। यही बात होरी कहता है, यही बात गोबर कहता है। होरी में धर्म के प्रति आस्था है, वह मर्जाद धर्म इसकी बात करता है, पूरे पिछले जन्म की बात करता है, पिछले जन्म के कर्मों में विश्वास रखता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गोबर की, तो गोबर धर्म के प्रति आस्थावान नहीं है, बल्कि उसके अंदर धर्म के प्रति अनास्था है। वह कहता है कि पैसा है तो सब कुछ संभव है, वह पैसा को मानने वाला व्यक्ति है। तो धर्म के प्रति जो अनास्था गोबर के अंदर है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि गोदान में मार्क्सवादी प्रभाव है। दूसरी बात, लोकतंत्र पर चोट किया है। यहाँ पर मार्क्सवाद कभी भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता। मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करती है। अब इसका उदाहरण अगर आप लिखना चाहें उपन्यास से तो आप इसको नोट करिए। मैं इसमें एक पात्र है मिर्जा खुर्शीद, उनका स्टेटमेंट है, आप उसको नोट करिए। मिर्जा खुर्शीद कहते हैं, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं, जिसके पास रुपए हैं वही चुनाव जीतता है। मिर्जा खुर्शीद ये बात कहते हैं, और यही बात मार्क्सवाद में भी है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, मार्क्सवाद का मानना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि निम्न वर्ग अपना शोषण करने वाले व्यक्तियों का ही चुनाव करता है। तो लोकतंत्र पर अनास्था है मार्क्सवाद में, और वही बात हमें गोदान में भी देखने को मिलती है मिर्जा खुर्शीद जब ये बात कहते हैं। पत्रकार वर्गों की बात की जाए, देखिए मार्क्सवाद के जो विचारक हैं, मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो मानती है कि जब भी प्रतिस्पर्धा का दौर होगा संचार के माध्यम में, जब भी पैसे का दबाव होगा या प्रतिस्पर्धा होगी, तो उस समय में आर्थिक दबाव के अंदर, आर्थिक दबाव के इन्फ्लुएंस में आकर, प्रभाव में आकर जो पत्रकार हैं वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देंगे। अस्तित्व मतलब सच्चाई बोलने के लिए पत्रकार का मतलब है सच दिखाना, मगर उस चीज़ से जब पत्रकार हट जाता है तो वो क्या दिखाता है कि पत्रकार का पतन हो गया है। तो ओंकारनाथ जो हैं ये पत्रकार हैं, और पत्रकार वर्ग का प्रतिनिधि इस उपन्यास में ओंकारनाथ कर रहे हैं। ओंकारनाथ के अंदर वैचारिक स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता के वे पक्षधर हैं, लेकिन जब थोड़ा बहुत उनके अंदर स्वतंत्रता, जब उनके अंदर लालच आ जाता है तो सारी वैचारिक स्वतंत्रता धरी की धरी रह जाती है, और ओंकारनाथ भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद जो मानता है वही इस उपन्यास में भी हमें देखने को मिला। अगली बात करते हैं आर्थिक समानता। आर्थिक समानता और वितरण मूलक न्याय, ये मार्क्सवाद की, आप कहिए कि मार्क्सवाद का स्तंभ है। मार्क्सवादी जो सोच है वो ये कहती है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए समाज में, और उसके साथ साथ वितरण मूलक न्याय होना चाहिए, सबको हिस्सा मिलना चाहिए, सबके हिस्से की बात करता है मार्क्सवाद। और यही आर्थिक समानता की बात की गई है गोदान में भी। इस पर भी आप नोट कर सकते हैं, मैं नोट करा रहा हूं। गोदान में जो शोषण हो रहा है गरीबों पर, अमीरों के द्वारा, मतलब अभिजात्य वर्ग जो है वो जो शोषण कर रहा है, किसानों का जो शोषण हो रहा है, उस पर भी लिखते हैं प्रेमचंद। और होरी जब ये बात कहता है, आप नोट करिए इस स्टेटमेंट को, होरी कहता है, इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है, ऐसे मोटेपन में क्या सुख, सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। फिर आगे एक और है कि भोला कहता है जब होरी से, भोला और होरी में जब बात होती है, आपने अगर उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो वो कहता है, कौन कहता है हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ है, आदमी वह है जिसके पास अख्तियार है, इल्म है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। तो
तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिखाता है कि आर्थिक असमानता है, और आर्थिक असमानता मार्क्सवाद, ये विश्वास है मार्क्सवाद का कि आर्थिक असमानता को समाप्त किया जाए और वितरण मूलक न्याय प्रणाली स्थापित हो, जो कि यहाँ पर नहीं स्थापित हुई है। और इसी के लिए वर्ग संघर्ष जन्म लेता है, और मार्क्सवाद उस संघर्ष को मार्क्सवाद जो है वह उस संघर्ष का समर्थन करता है। फिर बात करते हैं राज्य के बारे में। तो मार्क्सवाद जो है वो स्टेटलेस सोसाइटी में विश्वास रखता है। स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज जहाँ कोई सरकार न हो, यदि सरकार होगी तो वह लोगों पर नियंत्रण करेगी, तो यह नियंत्रण वगैरह ना हो। यह नियंत्रण यानी कि सरकार या फिर स्टेट, राज्य शोषण करने का एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण पत्र मिल जाता है शोषण करने का, यह मानना है मार्क्सवाद का। समझ रहे हैं? स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है। मैं बार बार अंग्रेजी में बोलता हूँ, एक कमेंट भी आया था कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स का प्रयोग क्यों करते हैं जब आप हिंदी पढ़ा रहे हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, तो उन लोगों को हिंदी साहित्य तभी समझ में आएगा जब कहीं कहीं पर वैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाएगा जो सामान्य शब्द हों अंग्रेजी के, ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। राम सेवक एक पात्र है, वो कहता है, वो लिख लीजिए आप, यहाँ तो जो किसान है सबका नरम चारा है। यहाँ तो जो किसान है सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दें तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निवाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। मतलब इतनी इज्जत करनी पड़ेगी थानेदार और कांस्टेबल की, किसान इतना इज्जत करेगा जैसे वो उसके दामाद हों, ऐसा आओ भगत होना चाहिए, नहीं तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये जो राज्य है या फिर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था से क्षुब्ध हैं प्रेमचंद। रामसेवक के माध्यम से ये व्यक्त हुआ है, और ये कहीं ना कहीं मार्क्सवाद का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे प्रश्नों में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, उपसंहार में क्या लिखेंगे। तो देखिए, ये तमाम बातें हैं जो बताती हैं कि गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव है, मगर इसके बावजूद मार्क्सवाद की जो विचारधारा है, उसकी जो यांत्रिकता है, प्रेमचंद उससे बचते हैं। प्रेमचंद ने मिल के मजदूरों के हड़ताल को कहीं भी जायज़ नहीं ठहरा दिया है। जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट में अभी लिखवाऊंगा, आप लिखिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगी ये बात। तो वर्ग संघर्ष को, जो कि मार्क्सवाद कहता है कि संघर्ष होना चाहिए, खूनी संघर्ष में भी विश्वास करता है मार्क्सवाद, उस संघर्ष को प्रेमचंद एक समाधान के रूप में नहीं देखते हैं। अगर प्रेमचंद उसको समाधान के रूप में देखते तो हम कहते कि प्रेमचंद इस मार्क्सवादी विचारधारा को बिल्कुल अक्षरशः उससे सहमत हैं, मगर प्रेमचंद ने ऐसा नहीं किया, और प्रेमचंद ने उस वर्ग संघर्ष को एक समाधान के रूप में नहीं देखा है। और इसका आप स्टेटमेंट लिखिएगा कि जब मिल मजदूर हड़ताल से हट जाते हैं, उसके बाद का स्टेटमेंट है गोदान से, आप नोट करिए। मजदूरों की हड़ताल, देखिए, मजदूरों की हड़ताल जारी है, पर अब उससे मिल मालिकों का कोई विशेष हानि नहीं है। नए आदमी कम वेतन पर मिल गए हैं। देखिए, कुछ लोग हड़ताल कर रहे हैं मगर कुछ लोग काम करने भी आ रहे हैं। तो नए आदमी कम वेतन पर मिल गए हैं जो जी तोड़कर काम करते हैं, क्योंकि उनमें सभी ऐसे हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं। चाहे जितना काम लो, चाहे जितनी कम छुट्टियां दो, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। यानी कि अगर कोई मजदूर हड़ताल कर रहे हैं तो इससे मिल मालिकों पर कोई असर होने वाला नहीं है। मतलब हड़ताल इस समस्या का समाधान नहीं है, प्रेमचंद ये कहना चाह रहे हैं। और प्रेमचंद का यही कहना ये स्पष्ट करता है कि मार्क्सवादी विचारधारा की यांत्रिकता को अपनाने से प्रेमचंद बचे हैं। मार्क्सवाद जरूर दिखाई देता है, मगर अक्षरशः या यांत्रिकता के साथ उसको स्वीकार नहीं किया है प्रेमचंद ने। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर गोदान की चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।